अब हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। उदय वालिया, लॉयर पार्टनर टचस्टोन पार्टनर्स, आशीष आनंद, फाउंडर और सीईओ ब्रू फाइनेंस, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आशीष आपके लिए कि क्या आप ये जो नया जिसके बारे में प्रस्तावों की हमने बात की है कि एक तरफ अगर लॉस हुआ तो दूसरी तरफ की अर्निंग के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो आप उसे एज अ सेटबैक मानते हैं? बहुत बड़ा सेटबैक है। क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल चीज है। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान लोगों को होता ही रहता है। तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया और 70,000 गवा दिए, तो हाँ। उस 1 लाख में 30,000 देना पड़ गया, तो आपने जो अर्न किया था वो तो पूरा चला गया। और मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट किया, 90,000 का नुकसान कर लिया किसी और क्रिप्टो में, तो क्या करेंगे? तो क्या गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा? तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है। शायद कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका। ओके। तो उदय जी आप बताइए कि अगर हम बाकी एसेट क्लासेस की बात करें या बाकी फाइनेंशियल टूल्स की बात करें तो उसमें सेट ऑफ कैसे काम करते हैं? जैसे मैंने स्टॉक्स का उदाहरण दिया था, तो अगर आप थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बता पाए। जैसे आशीष ने कहा कि उनका जो उदाहरण था कि ये 90,000 का एक का लॉस है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो क्या आप अपने 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 जेब से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? आंसर तो है यस। और अगर अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स या शेयर्स वगैरह, आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न में अंत में वो देखते हैं कि आपका गेन कितना है, आपका लॉस कितना है, आप सेट ऑफ करते हैं। जो आपका कुल गेन है उसी पर आप टैक्स देते हैं। तो आप इनकम टैक्स है कि जितना आपका इनकम है उस पर आप साल का जितना इनकम है उस पर आप टैक्स देते हैं। डिडक्शंस होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि जो आपको टैक्स देना चाहिए वो बस आप दे रहे हैं ऑन ऑन नेट गेन। पर ये जब जो सरकार कह रही है कि सब आपके एसेट क्लासेस पर गेन होगा, हम उस पर टैक्स करेंगे, जो लॉस है वो आपका लॉस है, तो बहुत अलग तरह से ये इस एसेट क्लास के बारे में रूल्स बना जी वही मिस्टर वालिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी हम बात कर रहे थे और माइनिंग पे काफी पैसा खर्च होता है। कई माइनर्स कहते हैं कि ये अब ज्यादा ल्यूक्रेटिव रहा भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि आप उससे डिडक्शन नहीं पा सकते, तो आप उसे भी बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट मानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह है वो एक्सपेंडिचर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आफ्टर ऑल वो कॉस्ट में तो जाना चाहिए। पर अब ये सरकार कह रही है कि नहीं, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जितना आपने उस एसेट क्लास को खरीदने में दिया, बस वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। माइनिंग वगैरह सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो डिसअलाउ करेंगे। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंडिचर और डिडक्शन की तरह वो नहीं देख रहे। ओके। तो आशीष जी आप बताइए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ट्वीट भी कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने कई लोगों से चर्चा भी की, तो कह रहे हैं मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलने वाला हूं, इससे पहले नया फाइनेंशियल ईयर आए, मैं कुछ लोग कह रहे हैं मैं कुछ पैसा निकालूंगा, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने वाले हैं। आप क्या रेकमेंड करेंगे उन्हें? मेरी रिकमेंडेशन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये रहेगी कि आप अपना जो भी प्रॉफिट है इस साल के अंदर वो बुक कर ले 31 मार्च से पहले। और अगर आप उस पोजीशन को वापस से खड़ी करना चाहते हैं तो दोबारा से आप 1 अप्रैल को उसी पोजीशन को फिर से खरीद लीजिए। और इस तरीके से जो 30% टैक्स से इस साल तो आप बच जाएंगे। जो भी आपकी स्लैब के अनुसार जो टैक्स लगना है आप उस पर ही टैक्स देंगे। अगर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उसको आपस में एडजस्ट करके आप इस साल में क्लेम कर पाएंगे। अगले साल में आप ये नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें और फिर अगले साल में फिर से तैयारी करें अपनी पोजीशन क्रिएट करने की। तो मिस्टर वाले आखिरी सवाल आपसे कि अगर कोई क्लैरिटी की बात हो, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि अभी सरकार भी कह रही है विमर्श करेंगे उसके बाद क्लैरिटी देंगे, बट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी जहां बात क्लैरिटी की हो आपकी तरफ से? मैं और यही सवाल आशीष से भी पूछूंगा, बट क्विकली अगर आप पहले बताएं और फिर हम आशीष पर जाएंगे। हाँ जी, तो एक तो ये लीगैलिटी, क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी में बात होनी चाहिए। ये एसेट है, करेंसी तो कभी होगा नहीं शायद, पर एसेट क्लास, फाइनेंशियल एसेट की तौर में लीगलाइज हो जाए, रेगुलेट हो जाए, उसकी क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। ओके आशीष, आपका क्या कहना होगा? मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें जैसे नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, उनकी डेफिनेशन
रियल एसेट बैक्ड नॉन फंजिबल टोकन्स कवर होंगे या उनके ऊपर एग्जिस्टिंग टैक्सेशन लॉज अप्लाई होंगे, वो एक चीज है जो हमें देखनी पड़ेगी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जिसमें कि कई बार इंटरमीडियरी टोकन ट्रांसफर होता है, उसको ट्रांसफर की गिनती में लेंगे या नहीं लेंगे, ये दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ये भी रहेगा कि टीडीएस जो रूल्स अप्लाई होंगे उनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कैसे अप्लाई होगा, उस पे बायर्स की क्या रेगुलेशंस होगी, कंप्लायंसेस होंगी, वो एक पार्ट वो भी रहेगा जिसको हमें देखना चाहिए और ज्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन सवालों के जवाब जरूर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।